नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली के ग्रह दृष्टि और संयोजन के बारे में, यानी एस्पेक्ट और कंजंक्शन से क्या कोई बुरे ग्रह अपने प्रभाव को कम कर सकते हैं या सदैव उनका स्वभाव एक समान ही रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। बात अगर करते हैं किस ग्रह की दृष्टि में सबसे अधिक शुभता है, तो ये आप लोग पहले भी अगर ज्योतिष की प्रैक्टिस में लंबे समय से तो आप जानते होंगे, और हमने चैनल में भी इस बात को बार बार रखा है कि दृष्टि में जो शुभता बृहस्पति के पास है वो शुभता किसी भी ग्रह के पास नहीं है। यहाँ विचारणीय विषय, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शुभता में बुध, शुक्र या चंद्र कम है, लेकिन जो बृहस्पति की शुभता है वो किसी विशेष चीज पर निर्भर नहीं करती है। मिसाल के तौर पर अगर बृहस्पति राहु पर दृष्टि डालते हैं या राहु से दृष्ट हो जाते हैं तो बृहस्पति की शुभता में इतनी ज्यादा कमी नहीं आती है। लेकिन शुक्र जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, अगर वो कहीं शुक्र से माने राहु से दृष्ट हो जाते हैं, शुक्र जो है अगर राहु से दृष्ट हो जाएं या उनके साथ आ जाएं, तो राहु के मन पर परिवर्तन आया नहीं आया वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारा शुक्र पीड़ित हो जाता है। बिल्कुल हम ये मानते हैं कि जब गुरु के साथ राहु बैठता है तो हम उसको गुरु चंडाल मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये बात ध्यान देना जरूरी है कि गुरु को हम उस श्रेणी में रखते हैं जिसकी शुभता कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन जहां हम दूसरे विषय लेकर आ जाते हैं, जहां हम जीवन में लग्जरी जैसे चीजें लेकर आ जाते हैं, तो कई मामले में फिर हमें बृहस्पति के अलावा शुक्र का इंपॉर्टेंस भी देखना पड़ता है। तो सबका अपना अलग अलग विशेषता है। शुभता के मामले में हम बृहस्पति को ही हर बार सर्वे सर्वा मानते हैं। बात आती है क्या चंद्रमा भी शुभता ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर चंद्रमा बली है, बली डिग्रियों में है, और जिस प्रकार से माना जाता है अष्टमी से अष्टमी का चंद्रमा भी, जैसे शुक्ल पक्ष जब लगता है उस समय चंद्रमा बहुत कम होते हैं, यानी प्रतिपदा है, मान लीजिए आज शुक्ल पक्ष की, तो कल अमावस्या थी, तो हम ये कह रहे हैं भी अष्टमी तक उसको समय दिया जाए, फिर वो अपना बड़ा रूप ले लेता है। और ये अष्टमी शुक्ल पक्ष से लेकर अष्टमी कृष्ण पक्ष तक लागू रहेगा, यानी उस चंद्रमा को हम नैसर्गिक शुभ ग्रह मान रहे हैं। और अगर ऐसे शुभ चंद्रमा से कोई पाप ग्रह दृष्ट भी हो जाता है तो उसके जो पाप प्रभाव में, यानी इसके जो मैलेफिक नेचर में न्यूनता आ जाती है। तो कुछ बिंदुओं के जरिए हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि क्या क्या चीज हम देखेंगे। बृहस्पति व बलि चंद्र संयोजन, यानी वो कंज्वाइन हो जाए किसी ग्रह के साथ, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन, वो तो सदैव अच्छा माना ही जाता है। अभी हम ये मान रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए कोई बुरा ऐसा प्रभाव पड़ रहा है तो बृहस्पति ने ठीक है कुछ चीजें बलिदान कर दी, लेकिन उस उदंड बालक को, उस उदंड राक्षस को शांत भी कर दिया। क्लियर हो गया? तो बृहस्पति व बलि चंद्र संयोजन व दृष्टि क्रूर प्रभाव को न्यून कर देती है। क्लियर हो गया? हमने ये एग्जाम्पल चार्ट लिया, हालांकि सारे योग एक चार्ट में समझा पाना संभव नहीं था, इसलिए हमने जैसे आपको दिख रहा होगा शनि को दो बार लिखा है, तो वो कोई गलती नहीं है, वो हमने जानबूझकर लिखा है ताकि इस चीज को हम आपके सामने समझा पाए। जैसे राहु चतुर्थ भाव में बैठा है जो हमारे भवन की बात करता है, तो जब राहु जैसा प्लैनेट हमारे भवन में आ जाता है तो एक दृष्टि से तो अच्छा बात कर रहा है, क्योंकि वो तकनीक का अच्छा जानकार है, मल्टीमीडिया का अच्छा जानकार है, और जितने भी ये सारे माध्यम है जिनसे अभी हम लोग जुड़े हुए हैं वो सब का जानकार कौन है? राहु, बहुत अच्छा जानकार। तो उसके घर में इन सारी गैजेट्स का वो भरपूर इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन जो घर का दैवीय वातावरण है उसको किसी तरह से वो संकट में ना डाले, हम भी इस बात का ख्याल रखें।
कि कहीं उस चक्कर में हम, इलेक्ट्रॉनिक्स के चक्कर में हम ये ना भूल जाएं कि जो मशीन है वो मनुष्य पर कभी हावी नहीं हो सकता है, वो वाला विषय। इसीलिए हमें इस भाव में किसी ना किसी शुभ ग्रह का प्रभाव चाहिए। तो देख रहे हैं आप, बृहस्पति 1 2 3 4 5 अपनी पंचम दृष्टि से स्वग्रही होकर घर के माहौल को बचा लेता है। कई लोगों ने कहा कि सर दृष्टि तो सदा समान ही होती है। ऐसा नहीं है, कोई ग्रह जब हेल्थी मूड में है, बली होकर बैठा हुआ है, तो उसकी दृष्टि का प्रभाव अच्छा पड़ता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई ग्रह खराब जगह बैठा हुआ लेकिन जहां वो दृष्टि डाल रहा है वो उसका फेवरेबल प्लेस है, वो उसका फेवरेट स्थान है। तो इस बात का जरूर विचार करना है कि भाई जैसे अभी बृहस्पति ने जो दृष्टि डाली है वो उच्च की दृष्टि है, इस घर को बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल ही बात ध्यान रखी जाएगी। क्लियर हो गया भाई? जैसे कोई, हम अगर किसी व्यक्ति विशेष को पसंद करते हैं तो हमारी दृष्टि में, और इंडियन माइथोलॉजी में तो दृष्टि का बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। भाई हम दृष्टि से बोलते हैं कि भाई ये नजर में दोष है, इसकी नजर में शुभता है। तो ध्यान रखना है, अगर हम किसी को प्रियवत होकर देखते हैं उसका विशेष महत्व है, और किसी को हम अगर ऋणात्मक ऊर्जा से देख रहे हैं तो फिर वो गलत दिशा में चला जाएगा। तो हमें बात याद रखनी है कि अभी बृहस्पति ने जो पांचवी दृष्टि डाली है, उसने घर में गंगा जल का छिड़काव कर दिया। तो आप अपनी तकनीक का इस्तेमाल भी करेंगे और आप अपने विचारों में कोई ऐसी संकीर्णता या झूठ का बोलबाला नहीं आने देंगे। भाई घर में इस प्रकार का माहौल बिल्कुल उचित नहीं होगा अगर बृहस्पति जैसा कोई ग्रह या कोई दूसरा ग्रह इसको ना संभाले। क्लियर हो गया? तो ये विचारणीय विषय है। और हम इसमें क्या देखते हैं, 3 6 8 11वें भाव में स्वग्रही लाभ ग्रह समान माने जाते हैं। क्लियर हो गया? वो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर वो नेचुरल मैलेफिक भी है, 3 6 8 11 के स्वामी अगर वो नेचुरल मैलेफिक भी है, हम 11 को भी इसमें शामिल कर रहे हैं क्योंकि हम 11वें भाव को भी कई दफा अशुभ मानते हैं। कहता है लेकिन अगर इसके स्वामी स्वग्रही हैं, 11वें भाव को तो खैर इस बात से हर प्रकार से छूट मिलती है, जहां लाभ दृष्टि की बात है वहां सभी प्लैनेट हमें लाभ देती हैं, लेकिन जहां हमारे किसी संबंधी की बात हो रही है वहां पर इस समस्या खड़ी कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, 3 6 8 11वें भाव में अगर स्वग्रही प्लैनेट है तो वो बेनिफिट की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। क्लियर हो गया? उनकी क्रूरता नगण्य मानी जाएगी। क्लियर हो गया? भाई हम बोल रहे हैं कि बुध यहां स्वग्रही होकर बैठे हैं, यहां पर जो भी ग्रह का स्वामी है वो स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, तो हम उनकी जो मैलेफिक अगर प्लैनेट है तो भी हम उसके स्वभाव में कोई ऐसा नहीं मानेंगे कि ये दोष हमें देगा। इसके दूसरे भाव में भी हम दोष नहीं मानेंगे। अभी कह रहे हैं भाई कोई व्यक्ति उसका स्वभाव थोड़ा सा क्रूर है, लेकिन अगर उसको हम उसी के घर में लगा देते, उस जैसे काम में लगा देते हैं, तो फिर कहना ही क्या है। कहते भाई आपको हमने इस प्रकार के काम में लगा रखा है कि आप हमें प्रोत्साहन दें, हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं, आप हमें डिफिकल्टीज को ओवरकम करने का रास्ता दें, कष्टों का निराकरण करें और अच्छे से कमाएं, तो फिर वो पूरी एनर्जी के साथ वो कमाता है। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है, जो पहले ही नेचुरल बेनिफिक है, जिनको हम बोल रहे हैं कि स्वभाव से ही जो लाभ देने वाले हैं, वो यहां और ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। लेकिन जो अगर मैलेफिक प्लैनेट है, ध्यान दीजिएगा अभी हम स्वग्रही की बात कर रहे हैं, कहीं आप इस नियम को कहीं और लगा दें, मान लीजिए यहां नंबर 7 आ जाता है, तो शुक्र तो स्वभाव से ही हमें लाभ देने वाला है। तो अपने घर में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई ग्रह को राशि बल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। भाव बल हम बाद में देखते हैं। क्लियर हो गया? तो राशि बल मिल रहा है किसी भी ग्रह का अगर वो स्वग्रही हो जाता है, तो ये बात इसी दृष्टि में जा रही है कि भाई अगर कोई 3 6 8 11 भाव का स्वामी भी है तो लाभ दृष्टि से बहुत बढ़िया है। ठीक हो गया? बेनिफिक बिकम्स मोर बेनिफिक। अगर स्वभाव से कोई मैलेफिक है, कोई क्रूर ग्रह है, वो भी आपको क्रूरता नहीं दिखाएगा, और अगर स्वभाव से कोई सौम्य ग्रह है तो फिर तो कहना ही क्या, वो तो और ज्यादा सौम्यता देगा।
और क्या है, 6, 8, 12वें भाव के स्वामी, त्रिकोण स्वामी भी अगर हो जाएं और स्वग्रही हैं तो फिर वो लाभ ग्रह ही माने जाएंगे। इस बात को फिर से समझिए, छठे भाव का 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी अगर वो किसी त्रिकोण यानी 1, 5, 9 के भी स्वामी हैं और उसके बाद वो स्वग्रही हो जाते हैं तो उसको लाभ ग्रह माना जाएगा, उसको एक बेनिफिक प्लैनेट की तरह ही माना जाएगा। भी आप समझते हैं, जब हम बेनिफिक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं भाई वो व्यक्ति का, उस प्लैनेट का मुख्य स्वभाव कैसा है। कहता है जी उसका स्वभाव तो हमें कष्ट देने का है, क्रूरता देने का है, इस प्रकार का उसका नेचर है। लेकिन अगर वो ग्रह इस प्रकार से 6, 8, 12 के अतिरिक्त उसको 1, 5, 9 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है और वो स्वग्रही हो जाता है, इसमें यह बात भी ध्यान रखनी है, चाहे वो स्वग्रही 1, 5, 9 में हो रहा है और चाहे वो 6, 8, 12 में ही स्वग्रही हो रहा है, उसका स्वभाव एक बेनिफिक की तरह ही माना जाएगा, आपको लाभ देने वाला माना जाएगा। क्लियर हो गया? वो अभी हम पंचदा मैत्री की तरफ बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ग्रह का जो क्रूर स्वभाव है उसमें नरमी आए हमारे प्रति, उसके व्यवहार में हमारे प्रति कोई ऐसी क्रूरता ना छलके। वो हम कहां से देख रहे हैं कि भाई उसको ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, 6, 8, 12 ठीक है, उसको एजेंडा पूरा करना है। कई दफा इस प्रकार का प्रश्न भी आता है कि जी अपने से 6 बैठना सदैव दुखदाई होता है क्या? अपने से 8 बैठना सदैव दुखदाई होता है क्या? ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में एक कुंडली चर्चा में आई और उनको कुछ ऑपरेशन संबंधी विषय पर कार्य करना था और उनका ये संबंध आ रहा था, यानी उनकी दशा अंतरदशा में इस प्रकार से प्लैनेट आ रहे थे, वो उनका 6, 8 का संबंध आ रहा था। तो मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि भाई अभी इस प्रकार के किसी ऑपरेशन के लिए जाया जाए या ना जाया जाए। अब लेकिन दोनों एक दूसरे 6 और 8 बैठे हैं, लेकिन राशि में बली होकर बैठे हैं। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, भाई जाना ही जब हमें ऑपरेशन के लिए तो संबंध तो 6 का आना ही चाहिए, डिफिकल्टीज को ओवरकम करने वाला पार्ट आना ही चाहिए। क्लियर हो गया? तो 6, 8 का संबंध कोई बुरा संबंध नहीं है, लेकिन वो राशि बली होकर बैठा है कि नहीं बैठा, हमें यह देखना है। तो फिर ये विचार समझ में आया कि नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, अब हमें मेडिकल के लिए जाना है, 6, 8 का संबंध आ रहा है, लेकिन वो बली होकर बैठा हुआ है। ये हम सामान्यता भूल जाते हैं, पता नहीं हमें क्यों सिर्फ ऐसा लगता है कि 6 ने तो बीमारी ही देनी है, इसके अतिरिक्त इसके पास कोई कार्य नहीं है। तो याद रखना है, अगर कभी भी आपको ये विचार करना हो, ये जरूर देखना है राशि बल है कि राशि बल उसके पास नहीं है। भाई किसी भी ऐसी जगह पर, हमें कोई जगह पसंद नहीं है, कोई ऐसा शहर का हिस्सा पसंद नहीं है जहां हमें लगता है कि वो पूरी तरह से हमारे मुताबिक नहीं है, पूरी तरह मेरे मुताबिक डेवलप्ड, मैं उसको नहीं मानता हूं। लेकिन उस एरिया में भी अगर आपको हम 5 स्टार, आपकी जो चाह है कि भाई मेरा ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा भवन बनाकर दे दे आपके मन मुताबिक, तो आपको आनंद आ जाएगा। इसीलिए हम किस विषय पर ज्यादा विचार करें कि भाई भाव हमने डिक्लेयर कर रखा है ये त्रिक भाव है, या उस भाव में हमारे प्लैनेट को हेल्थी मूड में बिठाया गया है। तो ये जरूर देखना है कि हमारे प्लैनेट को वहां हेल्थी मूड में बिठाया गया है या नहीं। ठीक हो गया? तो लाभ ग्रह वो लाभ देगा। प्राकृतिक लाभकारी जो ग्रह हैं, जो नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट हैं, वो केंद्र स्वामी होकर स्वग्रही हैं, तो बेनिफिक और ज्यादा वो लाभ करेगा, बेनिफिक बिकम्स मोर बेनिफिक, तो और ज्यादा लाभ देगा वो आपको। याद रखना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, केंद्रों में ऐसी शक्ति है जो किसी क्रूर ग्रह को भी, मतलब एक आप हाईलाइट हो जाते हैं, तो आप अपने दुश्मनी में भी एक शराफत रखने की भी, देख अब ये इस प्रकार से कार्य नहीं करना, अभी आप कैपिटल में आ गए हैं तो थोड़ा सा अदब से बात करनी है। अभी आप किसी कंट्री के किसी कोने में किस प्रकार से रहते थे हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पर आपको सारी मानक प्रक्रियाएं, सारे प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। तो वहां दुश्मन भी अदब से बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो इसलिए केंद्र का ये बल सदैव हमारे लिए विचारणीय रहेगा कि चाहे वो नेचुरल मैलेफिक की बात करे, चाहे नेचुरल बेनिफिक की बात करे, अगर वो स्वग्रही
अपने घर में बैठा हुआ है, जैसे शनि जो नेचुरल मेलेफिक माना जाता है, स्वभाव से क्रूर माना जाता है, लेकिन मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में हमने क्या बिठा रखा है, मेष लग्न के लिए शनि तो भाई अशुभ ग्रह है, तो कैसे चलेगा। अभी उसकी अशुभता को हम नहीं आंक रहे हैं, क्यों भाई, वो स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। तो ये जो लग्न किससे हमने तय किया हुआ है, वो फिर क्या संवाद का विषय है। वो हमने कल क्लास में भी बात डिस्कस की थी कि जो इस प्रकार की बातें हैं कि मारक ग्रह, बाधक ग्रह, क्या जब हम फलित करते हैं उस समय इस विषय को लाने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमें यह बात सदैव याद रखनी है, क्योंकि यह भ्रम की स्थिति पैदा करती है। ये एक अध्ययन की दृष्टि के लिए आपको बताया गया, आपने पढ़ा है कि भाई इस लग्न के लिए इस प्लैनेट का कोई खास अच्छा एजेंडा नहीं है, लेकिन अभी वो स्वग्रही होकर बैठा हुआ है। क्लियर हो गया। तो इस संबंधित भावों के लिए वो अच्छा करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया। इसको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, भाई लग्न क्या है, मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क, और दशम भाव मेरा कार्य क्षेत्र। अब स्वग्रही होकर बैठा है तो कार्य में बहुत अच्छा कार्य लगा हुआ है, लेकिन कई दफा कार्य में इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है कि वो शरीर पर ध्यान ही नहीं दे पाता है। बस वो ये वाले विचार कर सकते हैं आप, लेकिन ऐसा आपको विचार नहीं करना है। या इस विषय को भी चर्चा में ला सकते हैं तब जब हमारा, जो हमने कहा इस लग्न के लिए अशुभ ग्रह, और वो कहीं ज्यादा ही बुरी अवस्था में पीड़ित हो गया, तो हम कहेंगे कि हां निश्चित रूप से। अब जैसे जो दूसरे विषय में हमने मेष लग्न में हमने शनि को प्रथम भाव में बिठा दिया, तो ये दृष्टि ऐसा लगता है देखने पर कि हां ये ग्रह नीच का होके बैठा हुआ है प्रथम भाव में, जो लग्नेश का मित्र नहीं है। लेकिन यहां पर कहां से हमें रिलैक्सेशन मिला, कहां से वो कमी दूर हो गई। अगर हम यहां देखते हैं कि चंद्रमा, जो इस एग्जाम्पल चार्ट के लिए हमने उसको माना है कि वो बलि चंद्रमा है, यानी वो अष्टमी के बाद का चंद्रमा, शुक्ल पक्ष अष्टमी के बाद का चंद्रमा मान रहे हैं उसको, वो बलि चंद्रमा, वो चंद्रमा शनि को शांत कर रहा है। क्लियर हो गया। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई फिर उसके स्वभाव में क्रूरता को वो शून्य कर रहा है। इसी कारण से हम उसको क्या मानते हैं, एक प्रकार का, कि भाई वो नीच होकर भी नीच के फल को कम करना शुरू कर देते। इसीलिए हम विशेषकर चंद्रमा से हम ग्रहों का, जो आपने कभी देखा होगा, नीच भंग चेक करते हैं। यह विचारणीय विषय होता है। और अगर दृष्टि डाल दे तो फिर कहना ही क्या, भाई नीच भंग के कई तरीके हैं, और वो सभी ज्योतिष के अलग अलग तरीकों से उसकी पुष्टि होती है कि क्यों इस बात को माना जा रहा है, क्यों हम चंद्रमा से चतुर्थ को भी हम नीच भंग में ले रहे हैं। क्लियर हो गया। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी वाला जो विषय हमने लिया है कि नीच भंग चंद्रमा से सप्तम में आ रहा है, तो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। तो इस सूत्र को हमें ध्यान रखना है कि, और केंद्र का तो मैंने बताया, जैसे भाई चंद्रमा से भी अगर केंद्र में आ जाए, जैसे चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो हम उसको माने कि भाई यहां पर अब इसको कैपिटल रीजन में आ गया है चंद्र कुंडली से, तो उसको जेंटल बर्ताव करना पड़ेगा। वो एक अलग विषय है, लेकिन आप भी उसको आई थिंक समझ रहे होंगे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैपिटल रीजन, चाहे वो लग्न कुंडली से हो और चाहे वो चंद्र कुंडली से हो, हमेशा वहां दुश्मन भी एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव करता है कि जी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भारत के बहुत सुदूर क्षेत्र से थे, और वहां थोड़ा सा विचारों में ज्यादा, हम कह सकते हैं खुलापन था। हम अपने शब्दों को बहुत ही ज्यादा अपनी लैंग्वेज में, अपने एरिया की लैंग्वेज में बोलते थे। हो सकता है वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार से मान्य हो या ना हो, लेकिन जब हम एनसीआर रीजन में आ रहे हैं, कैपिटल रीजन में आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अपनी रीजन वाली बातों को छोड़कर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहती है, जो मानक प्रक्रियाएं कहती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए वो प्लैनेट थोड़ा और ज्यादा, हम उसको कह देते हैं ये और ज्यादा व्यवहार में बंध जाता है या व्यवहार कुशल हो जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें ये दोनों बातें हमने कवर कर ली। फिर इसमें और क्या आता है, दो मित्र ग्रहों का संयोजन व दृष्टि संबंधित शुभ प्रभाव को बढ़ाएगी। क्लियर होगा। कभी भी दो मित्र ग्रह का आपस में संयोजन हो रहा हो, माने मिलन हो रहा हो, और आपस में एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर वो अपने संबंधित शुभ प्रभाव को बढ़ाते हैं। जो ये वाला विषय, दूसरा जो लास्ट लाइन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। दो शत्रु ग्रहों का संयोजन व दृष्टि संबंधित अशुभ
प्रभाव को बढ़ाती है, एक्सेप्ट वो राजयोग अगर बना रहा है तो फिर हम अशुभता पर विचार नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? राजयोग का मतलब क्या होता है? हमें अतिरिक्त यश की प्राप्ति, हमारी कामना है हमें अतिरिक्त यश की प्राप्ति होगी। तो कहता भी अगर मान लीजिए प्रथम भाव का स्वामी माने लग्नेश का स्वामी दशम भाव के साथ संबंध बना रहा है तो वो राजयोग बन गया। तो इस सूत्र में जब हमने ये वाला नियम लगाया तो भाई ओवर रूट क्या कर रहा है? राजयोग। इसीलिए हमने इस नियम को डिनाई कर दिया। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हमें भूलना नहीं है जब वो राजयोग बनाता है तो फिर हमें शनि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्लैनेट है और मंगल जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लैनेट है, दोनों मिलकर उसको कमाल की नॉलेज दे देंगे। और कहीं मंगल यहां बैठकर शनि के साथ राजयोग बना ले तो फिर कहना ही क्या। तो फिर यहां पर इस नियम से बड़ा एक नियम लागू हो जाता है। ठीक हो गया? और आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने बेनिफिट प्लैनेट तो सभी हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, तो फिर हमने खाली बृहस्पति और चंद्रमा के विषय पर यह बात क्यों लिखी विशेष रूप से? अब जैसे आखिरी नियम पर जब हम ये यहां नियम लगाते हैं कि भाई देखिए चंद्रमा शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो शनि के मैलेफिक नेचर को कम कर रहे हैं। शनि भी तो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो क्या वो दुष्प्रभाव चंद्रमा पर नहीं डालेंगे? डालेंगे, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा हम क्या मानते हैं भाई, इनकी तरफ से ये एक वन साइडेड एनिमी वाला पार्ट है, यानी शनि इनको मान सकता है लेकिन चंद्रमा तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। और बृहस्पति भी कुछ ऐसे स्वभाव रखते हैं। बृहस्पति चाहे वो उनके मन में है कि भाई मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, लेकिन इसकी क्रूरता, बृहस्पति की क्रूरता कोई किसी को धर्म से डिगाने वाली नहीं है, वो सबके गुरु हैं। क्लियर हो गया? बृहस्पति जैसा प्लैनेट तो इतना शुभ है, कई प्रयोग हम राहु के बृहस्पतिवार को करते हैं। ठीक हो गया? तो हमें बात याद रखनी है कि बृहस्पति जैसे प्लैनेट के प्रति सभी प्लैनेट रिगार्ड करते हैं कि चलो ये गुरु है, इनके साथ हम झगड़ा करने वाले नहीं है बेमतलब का। इसीलिए हम बृहस्पति को और शुभ चंद्रमा को उसके प्रभाव में आने की बजाय शनि चंद्रमा के प्रभाव में ज्यादा आ रहा है, इस बात पर ये दो ही प्लैनेट को हम बार बार गिनते हैं। क्लियर? आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम बात करते हैं शुक्र की तो शुक्र शुभ है, लेकिन जब शुक्र क्रूर ग्रह सूर्य पर दृष्टि डालते हैं तो बजाय कि सूर्य को बदलने के कीमत शुक्र को ही चुकानी पड़ती है। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पर ऐसा है, अगर चंद्रमा दृष्टि डाल रहा है बली होकर तो फिर चंद्रमा उसको कॉम्प्रोमाइज करवा देगा कि ठीक है सर, हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यवहार को बदल सकें। तो ये विषय हमें ध्यान रखना है और तब हमें फलित करना है, निश्चित रूप से वो निखार आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला दिन कुछ नया विषय लेकर आएंगे और आपके सहयोग के लिए आपका पुनः पुनः अभिनंदन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।